Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss process theories under motivation theories. So far under business management we've discussed organization structure, formal and informal structure, divisional and functional structure and motivation concept and content theories under motivation theories. So if you want to check out those videos or if you are preparing for UGC NET Commerce, Delhi University examinations or for PGT Commerce, then you can download the Vishnu Economic School app or you can contact to the above given number. So let's get started with process theories. तो अब यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरीज में पहले हम कंटेंट थ्योरीज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोसेस थ्योरीज़ के अंदर हमने देखा था कि क्या प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है। तो अब वहाँ पे हमने प्रोसेस थ्योरीज़ के अंदर 7 थ्योरीज़ को देखा था, तो अब उन्हीं 7 थ्योरीज़ को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है यहाँ पर कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी। तो अब कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी का पहले हम लेक्सिकल मीनिंग देखते हैं कि यहाँ पे कॉग्निटिव का क्या मीनिंग होगा। अब कॉग्निशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द माइंड, परसेप्शन और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं तो उसको हम यहाँ पे कॉग्निशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे कॉग्निटिव इवैल्यूएशन हो रहा है, परसेप्शंस को ही हम इवैल्यूएट करके मोटिवेट हो रहे हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी के अंदर, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अब। तो अब यहाँ पे कॉग्निटिव इवैल्यूएशन के अंदर 2 मोटिवेशन सिस्टम्स हैं। अब वो 2 मोटिवेशन सिस्टम्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इट इज़ नॉट न्यू टू यू, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अंडर हर्जबर्ग्स हाइजीन फैक्टर्स, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं और एक्सट्रिंसिक डीमोटिवेटर्स होते हैं। हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी में हमने देखा था कि वहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो होंगे उसको हम मोटिवेशन कहते हैं और जो एक्सट्रिंसिक डीमोटिवेटर्स होते हैं उनको हम हाइजीन फैक्टर्स बोलते हैं कि उनके प्रेजेंट ना होने से एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो सकता है, लेकिन उनके प्रेजेंट होने से एम्प्लॉय मोटिवेट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी के अंदर भी हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मोटिवेशन सिस्टम्स हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं जिसके अंदर और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स वो होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, कोई भी अगर वो एक जॉब को परफॉर्म करेगा तब उसको यहाँ पे वो इंट्रिंसिकली मोटिवेशन को गेन करेगा। तो अब ये इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स कौन से हो सकते हैं जो कि हम कब अचीव कर सकते हैं, जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब या फिर कोई टास्क या एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे जॉब को परफॉर्म करने के बाद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं एम्प्लॉयज़। तो अब जॉब परफॉर्म करने के बाद क्या हो सकता है, क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर। वो हो सकता है यहाँ पे अचीवमेंट, कि हम कोई भी एक टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद हम कोई भी एक पर्टिकुलर गोल जो है उसको अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर हम यहाँ पे अचीवमेंट को देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है तो वो यहाँ पे अचीवमेंट जो है उसका एक मोटिवेशन फैक्टर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मोटिवेशन फैक्टर हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए इंट्रिंसिकली। मतलब अगर उस एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसे अगर कोई एक वर्क है, जैसे कोई एक टास्क या प्रोजेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, वो हेड भी हो सकता है डिपार्टमेंट का या कोई सबॉर्डिनेट हो सकता है, तो अब अगर उस एम्प्लॉय को हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको मोटिवेट कर सकती है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और वो एम्प्लॉय जो है उसको हम बोलेंगे कि क्योंकि हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो अब यहाँ पे वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा, जो कि उसको वो टास्क परफॉर्म करने के बाद उसका परसेप्शन बनेगा कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मोटिवेशन जो है वो गेन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंस का मतलब है कि यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कॉम्पिटेंट है उस एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कि यहाँ पे उसकी ये कैपेबिलिटी है कि वो उस एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो अब यहाँ पे जब वो उस एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर लेगा तो उसके बाद उसको यहाँ पे कॉम्पिटेंट फील होगा कि यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो उस एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो अब यही सारे
फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पे इंट्रिंसिकली मोटिवेटर्स होते हैं। यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स हैं अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। ये फैक्टर्स जो हैं ये एम्प्लॉय कब फील कर सकते हैं, या ऐसे मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉय कब फील कर सकते हैं, जब वो कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। कोई भी एक जॉब जो उन्हें असाइन हुई है वो उसको परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि यहाँ पर पे, प्रमोशन और वर्किंग कंडीशन। तो अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो एम्प्लॉय को इंटरनली फील नहीं हो रहे हैं, पर्सनली फील नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या उसकी सराउंडिंग्स हैं या ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसको वहाँ पे मोटिवेशन फील हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशंस होते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉय वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, उससे वो कैसे मोटिवेट हो रहा है, वो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हो सकती है, उसका प्रमोशन हो सकता है, वर्किंग कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे फीडबैक्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि वो उसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, कि अगर किसी मैनेजर ने उसको गुड या कोई बैड फीडबैक दिया है तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मोटिवेट होगा। तो अब यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे टू मोटिवेशन सिस्टम्स कह रहे हैं हम इनको कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी के अंदर। तो अब यहाँ पे ऐसा बोला गया कि यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं, जो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे एम्प्लॉय जो होगा वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए वर्क करेगा। और यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे ओवर पावर कर लें उनके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सटर्नल हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हैं, तो वो एक्सटर्नल टू द एम्प्लॉय हैं, तो वो फैक्टर्स एक्चुअली ओवर पावर कर लेते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय हैं। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ओवर पावर कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स को एम्प्लॉय के। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को लूज़ कर दे। मतलब अगर वो एम्प्लॉय ऐसा है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उस एम्प्लॉय को दी जाती है तो वो मोटिवेटेड फील करता है या कॉम्पिटेंट फील करता है किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद, या किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना, उसके लिए यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो उसी अचीवमेंट से मोटिवेट होता है आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि वो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन से मोटिवेटेड है, लेट्स से अगर उसको गुड वर्किंग कंडीशन दी जा रही है, फ़ैन के बदले वहाँ पे उसको एसी जो है उसके ऑफिस में प्रोवाइड हो रहा है और गुड लाइटिंग्स हैं वहाँ पर, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशंस हैं, अगर इन फैक्टर्स से कोई एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इन फैक्टर्स से मोटिवेट होने के बाद, मतलब अगर लेट्स से पे की ही बात है, तो अगर पे उसको अगर ज़्यादा ऑफ़र हो रहा है तो ये उसके लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। और अगर वो यहाँ पे प्रमोशन या फिर वर्किंग कंडीशन से मोटिवेटेड है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को लूज़ कर दे, कि अगर उसको लेस वर्क परफॉर्म करने पर भी यहाँ पे हाई पे ऑफ़र हो रहा है तो उसको यहाँ पे सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लो परफॉर्मेंस के लिए भी उसको हायर पे मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी में ये डिफ़ाइन किया गया कि अगर एम्प्लॉय जो है वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से अगर वो मोटिवेटेड है, तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो ओवर पावर कर लेते हैं उसके इंट्रिंसिक फैक्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे लो परफॉर्मेंस पे भी उसको हायर पे ऑफ़र हो रहा है अगर वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है तो। लेकिन अब यहाँ पर अगर ऐसा है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है ऑलरेडी, और इस पे रिवर्स भी हो सकता है कि अगर वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल हैं, लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो उसके लिए यहाँ पे सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है उसके लिए ये उसको मोटिवेट करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर उसको मोटिवेट करता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अगर दी जाए तो ये चीज़ उसको मोटिवेट करती है कि वो
उसे किसी एक पर्टिकुलर टास्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है, अगर उसको ये मोटिवेट कर रहा है ये फैक्टर, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेट्स से कोई अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन है, सुपीरियर्स जो हैं वो ओवर बर्डन अगर कर रहे हैं उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे उसकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो किल हो जाती है, मतलब उसको वहाँ पे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फील नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे अगर यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं उससे अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, तो कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो एम्प्लॉय जो है उसके यहाँ पर हायर सेंस ऑफ अचीवमेंट है या हायर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉम्पिटेंस है, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर गुड वर्किंग कंडीशंस नहीं है, तो यहाँ पे उसके जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जिनसे वो मोटिवेट हो रहा है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को। तो अब यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, तो अब ये थियरी जो है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियरी ऐसा बोलती है कि अगर कोई एम्प्लॉय इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है तो उसके लिए यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो वहाँ पे मैटर नहीं करेंगे, यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ओवर पावर कर लेगी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को। सो इफ़ वी मूव फ्रॉम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स, देन इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। तो इसीलिए यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं, ये थियरी ऐसा बोलती है कि यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं अगर उससे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं तो वो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो उस एम्प्लॉय के लिए मैटर नहीं करेंगे। वो फिर भी यहाँ पे अगर अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस हैं या पे या प्रमोशन है, तो भी यहाँ पे अगर उसकी इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो हायर हैं तो वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो जाएगा। बट एक्चुअली इसका रिवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल कंडीशन है उसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पे स्ट्रक्चर से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं या प्रमोशन की जो सिस्टम है उससे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। पर ये जो थियरी है वो ऐसा बोलती है कि यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और हमें यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से इंट्रिंसिक फैक्टर्स की तरफ मूव करना चाहिए, तो तभी ये फैक्टर्स जो होंगे वो मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को। तो यही यहाँ पर कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी के अंदर था कि यहाँ पे टू मोटिवेशन सिस्टम्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो इंटरनल टू द एम्प्लॉय होंगे, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। एक्सट्रिंसिक में यहाँ पे वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होगा, पे, प्रमोशन एंड वर्किंग कंडीशन। पर ऐसा ये थ्योरी कहती है कि यहाँ पे हमें मूव करना चाहिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से इंट्रिंसिक फैक्टर्स की तरफ, तभी एम्प्लॉय जो है यहाँ पे मोटिवेट होता है। पर एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि यूजुअली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से मोटिवेट हो जाते हैं, पे स्ट्रक्चर से, प्रमोशन या वर्किंग कंडीशन से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी के अंदर कि यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर, कि हमें यहाँ पे इनको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को सेपरेटली नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनको हमें कंटेम्प्रेरी देखना चाहिए कि यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो दोनों ही यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे। तो अब यहाँ पे विल मूव ऑन टू इक्विटी थ्योरी। तो अब इक्विटी थ्योरी जो है वो दी थी जे स्टेसी एडम्स ने। तो अब इक्विटी थ्योरी के अंदर यहाँ पे हम इसको ईजीली समझने के लिए हम इसको एज इक्वालिटी देखते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो इक्वालिटी को देख रहे होते हैं। किसकी इक्वालिटी होगी यहाँ पे? एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स की। एंड एफर्ट्स ऑफ अदर्स, रिवॉर्ड ऑफ अदर्स। तो अब यहाँ पे इक्विटी थ्योरी के अंदर जो कि यहाँ पे जे स्टेसी एडम्स ने दी थी, तो इसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो इक्वालिटी को देख रहे थे। तो अब हम एक्चुअली जो है ये इक्वालिटी वर्ड जो है वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं यहाँ पर कि अब एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे इक्वालिटी को देख रहे होंगे, और वो इक्वालिटी किसके बीच होगी?
जो भी एफर्ट्स वो मेक कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर असाइन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स जो उन्हें मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एफर्ट्स मेड एंड रिवॉर्ड्स रिसीव्ड अगेंस्ट इट, इसी की इक्वालिटी को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ इक्विटी थ्योरी के अंदर देख रहे होते हैं। और सिर्फ यहाँ पे अपने ही एफर्ट्स और अपने रिवॉर्ड्स नहीं, बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एफर्ट्स ऑफ अदर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उनके पीयर्स को हो सकता है, उनको कैसे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं फैक्टर्स से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे यही इक्विटी थ्योरी के अंदर डिफ़ाइन किया जे स्टेसी एडम्स ने कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि क्या उन्हें वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने एफर्ट्स उन्होंने मेक किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या नहीं। इसी के बेसिस पर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होंगे। अगर ऐसा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर कोई टास्क दिया गया है और उसने उस टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म किया है, उसने वहाँ पे एफर्ट्स जो हैं वो मेक किए हैं, और उस एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसने जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी थी, जो भी पोटेंशियल थी उसके अकॉर्डिंग उसने वर्क किया, उसने अपनी फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया और उसके अकॉर्डिंग उसने एफर्ट मेक किए उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। टास्क हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, उसको परफॉर्म करने के लिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिवॉर्ड मिला उसे, तो वो अपने एफर्ट्स को इसी से जज करेगा कि उसको उसके एफर्ट्स मेक करने के लिए और कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उसको एक्चुअली क्या रिवॉर्ड्स मिले, उसके अकॉर्डिंग जो उसने एफर्ट्स मेक किए थे उसके अकॉर्डिंग उसका रिवॉर्ड जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं, कि उसने यहाँ पे एफर्ट्स ज़्यादा लगाए और उसको रिवॉर्ड्स कम मिले, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसने एफर्ट्स ज़्यादा मेक किए थे और उसको उसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी उसको ज़्यादा ही मिले, ऐसा यहाँ पे एम्प्लॉय का खुद का ही परसेप्शन है कि उसको जितने एफर्ट्स उसने मेक किए उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड भी मिला, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहेगा आगे भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके एफर्ट्स जो उसने मेक किए और उसको जो रिवॉर्ड मिला वो कम है, तो इसके बाद फिर एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में फिर टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी डीमोटिवेटेड रहे। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या एफ़र्ट्स मेक किए और क्या रिवॉर्ड उनको मिला, बल्कि वो ये भी देखेंगे कि दूसरों ने कितने एफ़र्ट्स मेक किए थे और उनको क्या रिवॉर्ड मिले फिर उसके बाद। तो इससे भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, लेट्स से आपने अपने जो आंसर शीट है उसमें आपने लेट्स से 2 पेज का जो आंसर है वो आपने लिखा, और आपके जो फ्रेंड हैं उन्होंने भी वहाँ पे 2 पेज का जो आंसर है वो लिखा, और आपको उसी आंसर पे आपको 7 आउट ऑफ 10 मिलते हैं और आपके फ्रेंड को उसी आंसर पे 8 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। और ऐसा होता है यहाँ पर, लेट्स से ऐसी कंडीशन है कि आपके फ्रेंड ने जो आंसर है वो आपसे ही कॉपी करके लिखा था। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर उस एक आंसर पे जिसमें आपको 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और आपके फ्रेंड को आपसे कॉपी करने के बाद उसी आंसर पे 8 आउट ऑफ 10 मिले हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे डीमोटिवेटेड फील करेंगे आगे परफॉर्म करने के लिए। तो सेम गोज़ विद द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स को देख रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने एफर्ट्स और उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे उससे वो मोटिवेट होंगे, लेकिन वो यहाँ पे अपने पीयर्स के भी एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स से मोटिवेट होते हैं। मतलब अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो पीयर्स हैं उन्होंने अच्छा एफर्ट्स नहीं डाले थे, गुड एफर्ट्स जो हैं वो मेक नहीं किए थे, और उसके बाद भी उन्हें रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा मिला आपसे, मतलब उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई से, तो इस केस में यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे क्योंकि आपने देखा कि आपने ऐसा जज किया, या एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होगा उसने ऐसा जज किया कि यहाँ पे आप जो पीयर्स थे उन्होंने यहाँ पे एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा मेक किए थे और उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड मिला, तो इससे फिर ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हों कि क्योंकि आपने ज़्यादा एफर्ट्स मेक नहीं किए थे और आपके पीयर्स ने किए थे, तो इसीलिए उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिला है। तो इससे फिर आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे आगे भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ताकि आप अपने पीयर्स से कम्पीट कर पाएँ। नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय भी मोटिवेट होगा यहाँ पे
एफर्ट्स मेक करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो यही यहाँ पे इक्विटी थ्योरी के अंदर था कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पे मोटिवेट होंगे रेशो ऑफ रेशोज से, मतलब यहाँ पे वो पहले अपने एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड रेशो देखेंगे और उसके बाद और उनके जो पियर्स हैं उनके एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स को वो जज करेंगे और इसी से वो मोटिवेट होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पीपल जो हैं वो मोटिवेट होते हैं रेशो ऑफ रेशोज से। तो अब यहाँ पे इक्विटी थ्योरी के अंदर ही यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि जो ये हमने देखा कि एफर्ट्स उन्होंने मेक किया और उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिला उन्हें, तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो सेकेंड रेशो थी एफर्ट्स ऑफ अदर्स से रिवॉर्ड ऑफ अदर्स की, तो ये एम्प्लॉयज़ को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ अपने ही एफ़र्ट्स और अपने ही रिवॉर्ड जो हैं उससे मोटिवेट नहीं होंगे कि उन्होंने कितने एफ़र्ट्स मेक किए थे और कितना रिवॉर्ड उनको मिला, बल्कि वो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अपने पीयर्स के साथ कि उन्होंने कितने एफ़र्ट्स मेक किए और उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या रिवॉर्ड्स मिले। और अब ये जो उनका परसेप्शन है कि एक्चुअली उनके परसेप्शन से यहाँ पे उनके जो पीयर्स हैं उन्होंने उतने एफ़र्ट्स जो हैं वो मेक नहीं किए थे, तो अब उन्हीं के परसेप्शन पे और रूमर्स पे ही वो रिलाई करेंगे, क्योंकि उन्हें एक्चुअली नहीं पता कि जो उनके पीयर्स हैं उनका क्या पैरामीटर था जज करने का, कैसे मैनेजर्स ने जज किया है कि यहाँ पे उनके पीयर्स ने कैसे परफॉर्म किया है और उन्होंने उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कैसे परफॉर्म किया है। तो इसीलिए यहाँ पे उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के परसेप्शन पे ही डिपेंड करेगा। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, तो इसमें यहाँ पे आपका परसेप्शन होगा कि क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपका आंसर जो है वो कॉपी किया था, ऐसा भी हो सकता है उसने अपने वर्ड्स में उस आंसर को पुट इन किया हो और इसीलिए उसको यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 मिले हों और आपको यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 मिले हों। हो सकता है उसने सिर्फ आपके आंसर में से आइडियाज़ देखे हों और उसके बाद उसने अपना आंसर जो है वो खुद ही फ्रेम किया हो। तो इसीलिए आपके परसेप्शन से ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पे आपके फ्रेंड से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे और क्योंकि आपके फ्रेंड ने कॉपी किया है आंसर तो इसीलिए उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने चाहिए और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे यहाँ पे। सेम गोज़ विद दैट एम्प्लॉय कि उसके परसेप्शन से उसको कैसा लगता है, रूमर्स से वो ऐसा जज कर लेता है, अपने परसेप्शन से जज कर सकता है कि उसके पीयर्स ने कैसा परफॉर्म किया था, कितने एफर्ट्स उन्होंने मेक किए थे। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए जो इक्विटी फैक्टर है यहाँ पे कि इक्वालिटी होनी चाहिए रिवॉर्ड एंड एफर्ट्स में, और जो पीयर्स के एफर्ट्स एंड उनके रिवॉर्ड्स हैं उसमें यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये डिफ़र कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय के लिए हो सकता है ये जो फैक्टर्स हैं वो मैटर ना करें कि यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉयज़ ने कैसे परफॉर्म किया है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए ये फैक्टर जो है वो ज़्यादा मैटर करता हो, इसी से वो मोटिवेट होते हों। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए शॉर्ट टर्म इनइक्वालिटी जो है वो वर्क कर सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में इक्वालिटी को ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही था यहाँ पर इक्विटी थ्योरी में, जो कि यहाँ पे जे स्टेसी एडम्स ने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेशो ऑफ रेशोज़ से जो है वो मोटिवेट होते हैं, जो और वो जो रेशोज़ होंगी वो यहाँ पे एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड की होंगी और एफर्ट्स ऑफ अदर्स एंड रिवॉर्ड ऑफ अदर्स की होंगी। तो आई होप आप यहाँ पे इक्विटी थ्योरी को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को स्टडी करेंगे। तो अब ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी उसको यहाँ पे VIE थ्योरी भी कह सकते हैं। तो अब ये VIE क्या है, यहाँ पर V इज़ फॉर वैलेंस, I इज़ फॉर इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड E इज़ फॉर एक्सपेक्टेंसी। तो अब यहाँ पे हम वैलेंस किसको कह रहे हैं, रिवॉर्ड को, इंस्ट्रूमेंटालिटी किसको कह रहे हैं, बिलीफ को, और एक्सपेक्टेंसी किसको कह रहे हैं, परफॉर्मेंस को। तो अब यहाँ पे ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर यहाँ पे ब्रूम ने ऐसा एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे वैलेंस जो कि हमने यहाँ पे देखा मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटालिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेंसी विल वर्क एज मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। तो अब यहाँ पे वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी और एक्सपेक्टेंसी का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, वही उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर बनेगा। तो अब कैसे यहाँ पर रिवॉर्ड, बिलीफ एंड उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एज मोटिवेशन वर्क कर सकती है, उसी को यहाँ पे ब्रूम ने यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने यहाँ पे 3 टर्म्स दिए थे, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, जिनका प्रोडक्ट जो है वो एज मोटिवेशन वर्क करेगा एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अब यहाँ पे
हम देखते हैं कि वैलेंस क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होगा और एक्सपेक्टेंसी क्या होगा एम्प्लॉयज़ के लिए। वैलेंस का मतलब है रिवॉर्ड, कि अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो देखेंगे पहले कि उनको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो भी वर्क उन्हें परफॉर्म करना है उसके अगेंस्ट क्या रिवॉर्ड है, वो चीज़ उनको मोटिवेट करेगी, जिसको हम यहाँ पे वैलेंस बोल रहे हैं। और वो रिवॉर्ड जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है, प्रमोशन के फॉर्म में हो सकता है, एक्स्ट्रा पे के फॉर्म में हो सकता है, रिकॉग्निशन के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो वैलेंस से मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब वो ये देखेंगे कि यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, और वो जो रिवॉर्ड होगा जो अल्टीमेटली उन्हें उस जॉब को परफॉर्म करने के बाद मिलने वाला है, वो पर्टिकुलर रिवॉर्ड जो है वो एक्चुअली उनको मोटिवेट करेगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे व्रूम ने यहाँ पे वैलेंस बोला था। Okay, so I'm not sure about the pronunciation of vroom, so I call it vroom. You can call it whatever you want to. So coming back to the term, यहाँ पे वैलेंस को यहाँ पे हम रिवॉर्ड बोल रहे हैं कि एक्चुअली एम्प्लॉय को क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसी से वो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटालिटी। अब इंस्ट्रूमेंटालिटी का मतलब है कि उसका क्या बिलीफ होगा, मतलब वो ऐसा देखेगा कि जो वो एफर्ट मेक कर रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो वो यहाँ पे यही जज करेगा, यही वो बिलीव करेगा कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटालिटी के अंदर वो देख रहा है कि एफर्ट्स जो वो मेक कर रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा, या उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर चाहे वो जितने भी एफर्ट्स मेक कर ले, कोई भी उसको जो रिवॉर्ड्स जो है वो ऑफ़र नहीं करने वाला एज़ पर हर एफर्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिलीफ देखेंगे कि एक्चुअली वो जो एफ़र्ट मेक करेंगे क्या उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड मिलेंगे, या वो जितने भी एफ़र्ट्स यहाँ पे मेक कर लें उनको वहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो उनके एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाले। तो इसी को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटालिटी बोल रहे हैं, बिलीफ ऑफ द एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय क्या बिलीव करता है। तो यही फैक्टर्स जो है वो उसको मोटिवेट करेगा वर्क करने के लिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको रिवॉर्ड किया जाएगा एज़ पर हर एफ़र्ट्स, तो फिर वो एम्प्लॉय जो है वो वर्क करेगा, वो मोटिवेट होगा उस एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी। अब एक्सपेक्टेंसी का मतलब है यहाँ पे परफॉर्मेंस, कि उसको वहाँ पे कितने एफर्ट्स मेक करने पड़ेंगे, उसको अपनी परफॉर्मेंस जो है कैसे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, कितने अमाउंट ऑफ एफर्ट्स जो हैं वो उसे मेक करने पड़ेंगे। तो इसी को यहाँ पे परफॉर्मेंस बोल रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो ये जज करेगा कि एक्चुअली वो जो टास्क है वो कितना बड़ा है, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितने एफर्ट्स उसको मेक करने पड़ेंगे। तो इसी को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परफॉर्मेंस कहते हैं या एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, कितना परफॉर्म करना पड़ेगा उस एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए इसको यहाँ पे वैलेंस, जहाँ पे रिवॉर्ड से यहाँ पे मोटिवेट हो रहा है एम्प्लॉय कि यहाँ पे उसको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसको वही चीज़ मोटिवेट करेगी। इंस्ट्रूमेंटालिटी के अंदर उसके बिलीफ जो होंगे वो मोटिवेट करेंगे उसको, कि उसको उसके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी किया जाएगा या नहीं। वो ये इस बेसिस पे जज करेगा कि वहाँ पे उसको वो एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करना चाहिए या नहीं। एक्सपेक्टेंसी में वो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे टास्क जो है उसको वो कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स मेक करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे बेस्ड है परफॉर्मेंस से, कि यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेगा वो टास्क, कि उसको उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो एक डिज़ायर्ड रिवॉर्ड है उसको मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर रूम ने ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एक्सपेक्टेंसी का जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव राइज टू द मोटिवेशन इन एम्प्लॉय, कि यहाँ पे यही जो फैक्टर्स हैं, यही 3 फैक्टर्स वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एक्सपेक्टेंसी ही यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप आप यहाँ पे रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी को समझ गए होंगे। सो आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग फॉर यू, सो वी विल डिस्कस गोल सेटिंग थियोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियोरी, इक्विटी थियोरी एंड रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे गोल सेटिंग थियोरी को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।